Audio Jungle. देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान तीव्र गति से जारी। एक दिन में सर्वाधिक 86 लाख से ज्यादा लोगों ने ली कोरोना टीके की खुराक। मध्य प्रदेश ने भी बनाया रिकॉर्ड, 15 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। वहीं कर्नाटक में 10 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। देश सफलतापूर्वक लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ जंग। 91 दिन के बाद दैनिक संक्रमितों की संख्या 50,000 के नीचे। 79 दिन के बाद देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7 लाख के नीचे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 80 मिलियन वैक्सीन खुराकों में से 55 मिलियन के लिए आवंटन योजना की घोषणा की। एशियाई देशों को लगभग 16 मिलियन खुराक आवंटित की गई। और यूरो कप में ग्रुप सी से नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया की टीमों ने अंतिम 16 में बनाई जगह। वहीं ग्रुप बी से बेल्जियम और डेनमार्क ने अगले राउंड के लिए किया क्वालिफाई। नमस्कार और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 28 करोड़ 87 लाख 66 हजार से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 86 लाख 16,373 डोज दिए गए। इनमें 78 लाख 37,141 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली, तो वहीं 7 लाख 79,232 ने टीके की दूसरी खुराक ली। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 42,640 नए मामले सामने आए। पिछले 91 दिनों में 50,000 से कम मामले सामने आए। वहीं देश में अब तक 2 करोड़ 89 लाख 26,038 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.56% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,640 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 81,839 लोग उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,62,521 है। तो पिछले 24 घंटे में 81,839 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% हो चुका है। और देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,62,521 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 16,64,360 नमूनों की जांच की गई। वहीं कल तक कुल 39 करोड़ 40,72,142 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डेटा DCGI को सौंप दिया है। इस साल अप्रैल में भारत बायोटेक ने कहा था कि तीसरे चरण के नतीजों के मुताबिक कोवैक्सीन ने कोरोना के हल्के, मध्यम और गंभीर मामलों के खिलाफ 78% की प्रभावकारिता दिखाई है। DCGI ने अपने चरण 1 और 2 परीक्षणों के आधार पर जनवरी में भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। लक्षद्वीप प्रशासन ने कोविड-19 महामारी को लेकर 24 मई से लागू लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ छूट देने की घोषणा की है। लक्षद्वीप के सभी 10 द्वीपों में कोविड-19 के मामलों में कमी आने से ये कदम उठाया गया है। प्रशासन ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति देने का फैसला किया है। हालांकि इसके लिए लक्षद्वीप के जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सप्ताहांत में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रशासन ने मछली पकड़ने, निर्माण कार्य और विकास कार्य गतिविधियों को अनुमति देने का फैसला किया है। प्रशासन ने कहा कि सभी द्वीपों में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने की अनुमति दी। ग्रामीण विकास के साथ कोरोना से प्रभावित होकर गांव लौटे मजदूरों की जीविका के लिए नाबार्ड बना एक रोल मॉडल।
बिहार के नवादा जिले में खेतों में बारिश के पानी को रोककर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। इससे एक तरफ भूमि की उत्पादक क्षमता में तो वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ कोरोना काल के बाद वापस घर लौटे मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। नाबार्ड ग्रामीण और कृषि विकास को लेकर शुरू से ही प्रतिबद्ध रहा है। इसी के तहत नवादा जिले के रजौली प्रखंड के 5 गांवों में सैकड़ों एकड़ बंजर पड़ी भूमि को मेड़बंद कर उपजाऊ बनाकर किसानों के जीवन में एक नए उत्साह का संचार नाबार्ड कर रहा है। मैयारा के अवधेश कुमार सिंह किसान हैं। इनकी 5 एकड़ भूमि जो बंजर थी, मेड़ के अभाव में पानी संचय नहीं हो पाता था, वहाँ मेड़बंदी नाबार्ड के द्वारा कराया जा रहा है। पास के भूखंड में पूर्व में हुई मेड़बंदी से वहाँ के किसान अब साल में 3 फसल उपजा रहे हैं। जब से घेराबंदी हुआ तो पानी का जमाव रहने से राहड़ मूंग ये सब का साधन बना है, जिससे उपज बढ़ा है। हम लोगों को खुशहाली और आमदनी भी बढ़ी है। दर्जनों प्रवासी जो कोरोना की वजह से बेरोजगार होकर घर आ गए थे, उन्हें घर पर ही रोजगार मिल गया है, जिससे वहाँ के मजदूर बहुत खुश हैं। काम करवली बाहर हमने लॉकडाउन लगले पानी चली बाहर से परिवार से तो इधर मिलने नवाड से काम रोजगार तो हमने कमा खा रहा है। नाबार्ड के सौजन्य से 3 सालों से रजौली के कई गांवों में बंजर भूमि पर मेड़बंदी करवाकर उपजाऊ बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ वर्षा के जल संचयन के लिए बने तालाब और खेतों में सिंचाई के लिए पैन का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। डी रजौली में 100 एकड़ हम लोग लिए हैं जमीन, जिसमें वैसे जमीन जहाँ पर मतलब बंजर है टाइप का, जहाँ फसल नहीं हो रहा है, उसका मेड़बंदी का कार्य है, आहर का काम है, पैन का काम है। इस तरह से पानी को हम लोग कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, जो पूर्वजों से बना हुआ है, उस स्टोरेज को कैसे हम लोग संभाल के रख सकते हैं। जिले में मिनी वाटर शेड के तहत नाबार्ड यह काम कर रहा है। 3 साल से मेड़बंदी का कार्य यहाँ चल रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय किसानों और मजदूरों की जीवन शैली में सकारात्मक विकास हुआ है। नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने वर्ष 2020 के दौरान 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI हासिल किया है और इसके साथ ही विदेशी निवेश हासिल करने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। UN द्वारा जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स ने मध्यम अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में FDI 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि महामारी की वजह से वैश्विक FDI प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ है और ये 2020 में 35% गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर रह गया, जो कि 1 साल पहले की अवधि में 1.5 लाख करोड़ डॉलर था। UN द्वारा प्रकाशित विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2021 में 10% से 15% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने 8 करोड़ वैक्सीन आपूर्ति में से 5.5 करोड़ वैक्सीन डोज दूसरे देशों को देगा, जिसमें 4 करोड़ 10 लाख डोज कोवैक्स प्रोग्राम के तहत बांटे जाएंगे। भारत सहित एशियाई देशों में 1 करोड़ 60 लाख डोज, अफ्रीकी महाद्वीप में 1 करोड़ डोज और लगभग 1 करोड़ 60 लाख डोज दक्षिणी अमेरिकी देशों में वितरित किए जाएंगे, जबकि बाकी बचे डोज क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर अन्य साझेदारों के साथ सीधे तौर पर साझा किए जाएंगे। अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर कोविड टीके की पहुंच बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कोवैक्स के तहत 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज को वितरित करने की योजना बना ली है। 8 करोड़ वैक्सीन डोज में से 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका की हैं, जिसे अमेरिका में आज तक लगाने की अनुमति नहीं मिली है। अमेरिका ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किन किन देशों को कितनी वैक्सीन देगा। और पेंटागन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबानी विद्रोहियों की गतिविधियों में इजाफे को देखते हुए अमेरिकी सेना को वापस बुलाने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने जोर देकर कहा कि बाइडेन की अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की सितंबर तक पूर्ण वापसी की योजना यथास्थिति रहेगी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए वापसी की गति में फेरबदल किया जा सकता है। पेंटागन ने पिछले सप्ताह कहा था कि अमेरिकी सेना ने लगभग 20 साल तक अल कायदा से लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान की सेना को तालिबान से लड़ने में मदद की।
अमेरिकी सेना अपने अभियान में आधी सफल हुई है। बाइडेन द्वारा अप्रैल में सेना वापसी के आदेश के समय अफगानिस्तान में 2500 अमेरिकी सैनिक और 16,000 कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। पेंटागन ने अफगानिस्तान में अपने कई प्रमुख ठिकानों को सरकारी सुरक्षा बलों को सौंप दिया है और सैकड़ों मालवाहक विमान, भार उपकरण हटा लिए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले को एक बार फिर बारिश ने प्रभावित किया। बारिश के कारण मुकाबले के चौथे दिन का खेल रद्द करना पड़ा। चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। गौरतलब है कि फाइनल के पहले दिन का खेल भी बारिश के कारण नहीं हो सका था। खराब रोशनी के कारण दूसरे और तीसरे दिन मुकाबले को समय से पहले समाप्त करना पड़ा था। इससे पहले भारत को 217 रन पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए थे। यूरो कप के महासंग्राम में नीदरलैंड्स के जीत का सिलसिला जारी है। टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में नॉर्थ मैसिडोनिया की टीम को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद नीदरलैंड्स के 9 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप सी में शीर्ष पर मौजूद है। इस हार के बाद नॉर्थ मैसिडोनिया का यूरो कप में सफर समाप्त हो गया है। इस मैच में नीदरलैंड्स की ओर से जॉर्जियानो विजडैंडम ने 2 गोल दागे। उन्होंने खेल के 51वें और 58वें मिनट में गोल किए, जबकि पहला गोल खेल के पहले हाफ के 24वें मिनट में मेम्फिस डिपे ने किया। वहीं ग्रुप बी में शीर्ष पर मौजूद बेल्जियम ने अपने तीसरे मुकाबले में भी जीत दर्ज की। टीम ने फिनलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को 2-0 से अपने नाम कर लिया। ये पहली बार है जब बेल्जियम ने यूरोपियन चैंपियनशिप के ग्रुप दौर में अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं इस हार के बाद फिनलैंड की टीम ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। वैसे इस मैच में पहला गोल ओन गोल के तौर पर फिनलैंड के खिलाड़ी हेनरिके ने किया, जो कि 74वें मिनट में आया, जबकि 81वें मिनट में बेल्जियम के स्टार खिलाड़ी रोमेलू लुकाकू ने गोल किया। उधर डेनमार्क की टीम भी यूरो कप के अंतिम 16 में पहुंचने में सफल रही। टीम ने सोमवार को कोपेनहेगन में खेले गए मुकाबले में रूस की टीम को 4-1 से हरा दिया। डेनमार्क की टीम का अब अंतिम 16 में सामना वेल्स की टीम से होगा। वहीं इस हार के बाद रूस की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। डेनमार्क की ओर से पहला गोल खेल के पहले हाफ में आया, जबकि बाकी 3 गोल टीम ने दूसरे हाफ में किए। वहीं रूस की ओर से एकमात्र गोल खेल के 70वें मिनट में पेनल्टी किक के जरिए आया। भारतीय निशानेबाजी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बोलबाला है। भारतीय युवाओं ने समय समय पर अपने प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर ये साबित भी किया है। आज हम बात करेंगे भारत के युवा पिस्टल निशानेबाज सौरभ चौधरी की, जिनसे आगामी टोक्यो ओलंपिक्स में पदक की काफी उम्मीदें हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक 16 साल का युवा आमतौर पे कॉलेज की तैयारियां कर रहा होता है या अपने अगले पड़ाव के बारे में सोच रहा होता है। वहीं भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वो नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और उन्होंने निशानेबाजी के खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू किया। आज वो भारत के सफलतम पिस्टल शूटर हैं। उनकी निशानेबाजी के फैंस ही नहीं बल्कि साथी शूटर भी काफी कायल हैं। Saurabh is completely composed person, very hard working people in the team. बहुत कमिटेड है शूटिंग की तरफ से एंड एफर्ट बहुत है, मेहनत करता है। Extremely focused and I see great things happening for him in the future. सौरभ चौधरी का जन्म 12 मई 2002 को मेरठ के कलीना गांव में हुआ। किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि बड़ा होकर यह लड़का पिस्टल शूटर की दुनिया में भारत के लिए सुनहरे दौर की शुरुआत करेगा। शूटिंग के बारे में उसने बहुत जिद करी। उसके पापा बहुत मना करते थे, इनको पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा, ऐसे नहीं। वो कहता मैं पढ़ाई भी करूँगा पापा, मैं शूटिंग भी करूँगा। जी हमारे गांव के पास में गांव है, वहाँ पे शूटिंग रेंज है। वहाँ पे हमारे गांव से बच्चे जाते थे, तो उनको देख के कि ये शूटिंग करने जाते हैं कि चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार चल के कि कैसा है। तो वहाँ पे जाके देखा, ट्राई किया, अच्छा लगा, तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। मैं सौरभ को पहली बार दिनोली राइफल क्लब पे लेके गया था, BSR क्लब पे, तब उसका एडमिशन के लिए। तो कोच सर मिले थे, उन्होंने सौरभ को प्रैक्टिस के लिए बोला। उन्होंने पिस्टल देने से स्टार्टिंग में मना किया, सिर्फ बेसिक कराया, होल्डिंग वगैरह जो उनका होता है प्रैक्टिस में। सौरभ ने महज 5 साल पहले 13 साल की उम्र में शूटिंग की शुरुआत की थी, जब वे अपने दोस्त के साथ शूटिंग की रेंज में गए थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और समय के साथ साथ अपने खेल में निखार लाते रहे और भारत के लिए पदक जीतकर देश का नाम रोशन करते रहे। जब मेरे पास सौरभ आया उस समय मेरे पास 3 शेड के नीचे मेरी रेंज थी। उस समय ये इस तरह की सीलिंग वीलिंग लाइट वाइट कुछ नहीं थी।
तो गर्मी के दिनों में जब पूरी वो टीन सेट 10-11 बजे यहाँ टेम्परेचर होता है 40, 42, 43, उस समय पूरा गर्म हो जाता था, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता था 12, 1 बजे तक। मैं उसको बोलता चल जाके थोड़ा रेस्ट कर ले अब, लेकिन वो बोलता था बस थोड़ा सा और गुरुजी, थोड़ा सा और कर लूँ उसके बाद में चलूँगा। तो वो थोड़ा सा जो और था ना, वो थोड़ा सा आज उसको वहाँ लेके गया। सभी युवा बच्चे इस भारतीय निशानेबाज के कौशल से हैरान थे। उनके प्रदर्शन को देखते हुए कोच ने सौरभ के परिवार से उनकी खुद की पिस्टल खरीदने को कहा। साधारण परिवार में जन्म लेने वाले सौरभ चौधरी के परिवार के लिए इतनी महंगी पिस्टल खरीदना काफी कठिन था। हालांकि वो जानते थे कि उनके बच्चे में यह काबिलियत है कि वो एक दिन बड़ा निशानेबाज बनेगा, इसलिए उन्होंने उसके सपने को पूरा करने के लिए ऋण लेकर पिस्तौल खरीदी। पिस्टल 2.25 लाख रुपए की आई है और हमें कर्ज लेकर वो पिस्टल उसको दिला दी, और पिस्टल दिलाने के बाद में उसने अपने जहाँ भी वो गया, जिसमें उसमें गया गेम में, उसका मेडल अच्छा पड़ा। परिवार के द्वारा लिए गए इस फैसले ने उन्हें 2018 में गौरवान्वित होने का मौका दिया, जब सौरभ चौधरी ने 2018 एशियाई खेलों में रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी। वो अपनी काबिलियत साबित करते हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय निशानेबाज बन गए। उन्होंने 2018 में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में टीम प्रतियोगिता और मिश्रित टीम 10 मीटर पिस्टल में 3 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने दिल्ली में 2019 में हुए ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने मनु भाकर के साथ मिलकर बीजिंग में ISSF विश्व कप में मिश्रित टीम में 10 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। यूथ ओलंपिक था, उसमें भी गोल्ड मेडल था। एशियन गेम हुआ था, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था, और उसके बाद जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी साउथ कोरिया में, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था। He is not just satisfied कि हाँ मेरा अच्छा स्कोर हो गया and that is enough. He comes back, he says okay, these were the problems, how can we sort it out? He has that desire to improve. सरकार से मिलने वाले समर्थन से उन्हें टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में काफी फायदा मिल रहा है। तो हम बेसिकली उसके क्वांटिटी की जगह हम क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, sharpening the skills, getting him up to that position कि he can maintain those skills. अभी जैसे टॉप्स की स्कीम है साई की, तो अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, व्हेन इज रिक्वायर्ड तब आपको मिलता है। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सौरभ चौधरी ओलंपिक खेलों में जीत के प्रबल दावेदार हैं, जो बुल्सआई को हिट करके देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल कर सकते हैं। कहना चाहेंगे कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। Audio Jungle.